जय हिंद बच्चों। आज हम फिजिक्स के लिए क्लास 9th का ग्रेविटेशन जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप जो पार्ट 1 हमने रिकॉर्ड किया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फिजिक्स क्लास 9th ग्रेविटेशन। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑन फॉलिंग बॉडीज। ये एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन ऑन फॉलिंग बॉडी। देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था कि जैसे कि हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम नीचे फेंकते हैं किसी भी हाइट से, तो ऑब्जेक्ट जो होती है वो नीचे किसकी वजह से जाती है? ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से। ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ की वजह से और वो खींच रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था जो पहले चलता आ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने लिया एक कॉइन और एक लिया फेदर, पंख सा कुछ भी, चिड़िया का पंख वगैरह कह लीजिए, एक फेदर लिया। तो दोनों को एक साथ एक ही हाइट से, ठीक है, सेम हाइट और सेम टाइम, सेम हाइट और सेम टाइम पर इन्होंने जो है थ्रो किया। तो देखा इन्होंने कि कॉइन तो पहले गिर गया आकर, ठीक है, और जो फेदर था वो काफी लेट आया। तो इसी चीज पर इनका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन था कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे जो रीज़न इन्होंने फाइंड आउट किया, उसके पीछे एक जो रीज़न था, सिंपली मैं बताऊं कि रीज़न ये था इनका कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, ये चीज़ डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर, कि आपका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया स्मॉल होगा और जो मटेरियल यानी कि जो मीडियम है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट गिर रही है, जैसे कि एयर वगैरह जो भी है, उसका मीडियम डेंस होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन लगती है तो जो रेजिस्टेंस है आपका वो क्या करेगा? जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है एयर की वजह से, वो रेजिस्टेंस कैसा होगा? स्मॉलेस्ट होगा, कम होगा। क्या होगा? वो कम होगा कंपेयर टू द, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी पॉसिबल आपको एक बार में समझ में ना आए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं कोई भी, जैसे कि आप कॉइन को ले लीजिए या फेदर को ले लीजिए, इन पर किस पर ज़्यादा अप्लाई होगा फोर्स वगैरह, कौन पहले आएगा पहले गिरेगा कौन, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे सरफेस एरिया अगर स्मॉल है, ठीक है, और जो मीडियम है वो डेंस है, तो क्या होगा? कम से कम कितना वो जो फोर्स है वो कम अप्लाई होगा। जो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है ड्यू टू द एयर, वो कम होगा कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम बात करें इस स्टोन की या मेटेलिक ब्लॉक की या फिर कॉइन की, तो उस कंडीशन में हम इस रेजिस्टेंस को, जो एयर की वजह से लगता है रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो अप्लाई हो रहा है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कंडीशन होगी? जब आपके पास या तो कॉइन आप चेक कर रहे हैं गिरते हुए, या फिर मेटेलिक ब्लॉक को चेक कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये रीजन रहता है आपका। अब अगर जैसे कि मान लो कोई भी छोटी सी पीस हम गिरा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए पेपर बहुत हल्का होता है, ये पेपर है या फिर फेदर है, अगर हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं गिरा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है एयर रेजिस्टेंस खुद भी पता है कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है पेपर पर एयर रेजिस्टेंस या फेदर पर एयर रेजिस्टेंस। इसकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से पेपर की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी, फेदर के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी, और टाइम भी बढ़ जाएगा कि ये जो है देर से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ थी जिनके बेस पर गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले कि कौन सी चीज़ पहले आएगी गिरेगी, कौन सी बाद में। तो एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए इस तरह से कई सारे। तो जो
बात इन्होंने क्लियरली कही थी, उसका मतलब क्या था, जो बात ये कहना चाहते थे उसका मतलब ये था कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को परमानेंटली अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये कंडीशन कॉइन ऑफ फेदर एक साथ अर्थ पर गिरेंगे बिल्कुल करेक्ट टाइम पर। हमने सेम टाइम सेम हाइट पर इन दोनों को प्लेस किया और फेंक दिया, तो ये एक साथ ही यहाँ पर इस प्लेस पर गिरेंगे, आकर अर्थ पर सेम टाइम पर आएंगे। बस कंडीशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल हम नेग्लेक्ट कर दें, उस कंडीशन में ये चीज़ होगी। अब देखिए फैक्ट इसके पीछे ये थे कि गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और ये जो गैलीलियो थे वो न्यूटन के पैदा होने के पहले जो है डेथ हो गई थी इनकी। जिस साल में न्यूटन पैदा हुए थे, जिस साल में न्यूटन पैदा हुए थे उसी साल में इनकी डेथ हो गई थी, और उसी साल में क्या हुई थी, डेथ हो गई थी गैलीलियो की। तो ये जो है ये चीज़ें इतना डिस्कस नहीं कर पाए, न्यूटन ने जो एक्सप्लेनेशन दिए थे बाद में, तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई सारी की सारी। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती थी। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने गैलीलियो के प्रेडिक्शन को टेस्ट किया, उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। ये जो थे रॉबर्ट बॉयल ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने फिर गैलीलियो की जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रेडिक्शन थे, उसको चेक करने के लिए एक ट्यूब लिया। ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, एयर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एयर को हटा दिया, बिल्कुल रेजिस्टेंस ख़त्म कर दिया, और कॉइन और फेदर को गिराया उसी में। तो ये क्या हुआ, वही जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, सेम कंडीशन फॉलो हुई कि कॉइन और फेदर एक साथ सरफेस पर आए। यानी कि ये इस तरह से कुछ आपका ये इस तरीके से था, यहाँ पर इन्होंने कॉइन और फेदर को फॉल किया, गिराया, तो इस पॉइंट पर दोनों एक साथ पहुंचे। ये था आपका गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो डिपेंड करता है किस बात पर, कि कितना सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। जितना कम होगा उसकी वजह से कम क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस, और डेंस पर डिपेंड करता है। तो ये था गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑन फॉलिंग बॉडीज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी की वजह से हम लोगों को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींची चली जाती है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेविटी अर्थ की सरफेस से ऊपर कोई चीज़ है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचेगी। अब जब भी अर्थ की सरफेस पर कोई चीज़ ऊपर है तो अर्थ इसे खींच रही है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही है अर्थ पर। यानी कि इसको ना तो हमने एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे ना कुछ, सिर्फ ऐसे पकड़ा और ऐसे छोड़ दिया हमने। तो ये क्या है, ये फ्री फॉल हो रही है अर्थ सरफेस पर। तो ये फ्री फॉल होने के वक्त इसमें ड्यू टू द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, या फिर जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर वो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, उसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है अर्थ सरफेस पर, तो जो एक्सेलरेशन इसमें डेवलप होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन इसकी कहती है सिंपल, एक्सेलरेशन which is caused due to force of gravity is called acceleration due to ग्रेविटी। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले एक थोड़ा सा आपको बना के कुछ पॉइंट लिखने पड़ते हैं, तब जाकर ये चीज़ क्लियर होती है जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो देखिए अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि अर्थ पर कितना एक्सेलरेशन अप्लाई होता है अर्थ की वजह से किसी बॉडी पर,
कितना एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बस हम, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि हम क्या डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ, या फिर कह दीजिए मैग्नीट्यूड, या फिर कह दीजिए इसको फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी का, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, ये हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो देखो हम कुछ यहाँ पर कंसिडरेशन करते हैं कि हमें याद है किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता था ग्रेविटी का, उसका फॉर्मूला क्या था, पढ़ा था हमने, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है यहाँ पर, देखो एम ई क्या है आपका, अर्थ का मास, कैपिटल जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन फिर उसके बाद स्मॉल एम क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है जो ऑब्जेक्ट गिर रही है अर्थ सरफेस पर। आर क्या है, आर स्क्वायर आपका है अर्थ की रेडियस, आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस है, कि इतनी रेडियस जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स हमें अप्लाई हो गया, ये मिल गया। फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ए आपका क्या है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो है स्मॉल जी, तो हम एक जगह पे क्या रखेंगे, स्मॉल जी, ठीक है। और एफ का फॉर्मूला क्या था, ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आप पुट कर दो, स्मॉल कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। अब देखो ये इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला जी का क्या बनेगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अच्छा इससे ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इससे क्या पता लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बॉडी गिरती है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर, फ्रीली फॉल हो रही है, तो उसके खुद के जो मास है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट भारी है हल्की है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्री फॉल कंडीशन में बात करें, एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दें, तो इस एम स्मॉल एम का यानी बॉडी के मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा देंगे, तो यहाँ वो है ही नहीं, सिर्फ अर्थ का इफेक्ट है सारा, अर्थ की रेडियस, ये रेडियस यानी जितनी दूरी पर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मास ऑफ अर्थ, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर हम अर्थ के केस में ये बात करें, सारी वैल्यूज हमें पता है अर्थ के केस में, वो हम पुट कर दें, तो कितना आएगा आपका स्मॉल जी की वैल्यू। देखो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, इंटू मास ऑफ अर्थ हमें पता है, पिछली बार हमने पढ़ा था 6 इंटू 10⁻24 kg। अब आते हैं अर्थ की रेडियस पर, अर्थ की रेडियस भी हम पढ़ चुके हैं, वो होगी आपकी 6.4 इंटू 10⁻6, सॉरी 6 स्क्वायर, ये मीटर में चल रहा है ध्यान रखना, ठीक है, ये किस में है, मीटर में। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि पहले आपने क्या करना है, 10 की पावर के जितने टर्म्स हैं उन्हें अलग कर लो, बाकी इन सबका डिवीजन कर देंगे। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर फ्री फॉल हो रही है तो इतना एक्सेलरेशन उसका अप्लाई होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन जब अप्लाई होता है तो इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, कि इन्होंने क्या कहा, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर है ना, तो 9.8 इंटू हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, और फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का v अपॉन टी, चेंज इन द वेलोसिटी पर सेकंड, वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगी, गिरेगी, इस तरह से गिरेगी, तो क्या होगा, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज होगा, ठीक है, यानी कि इतनी इस हिसाब से उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगी अर्थ सरफेस पर, हर सेकंड उसकी स्पीड इतनी बढ़ेगी। ये कब की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल होने की, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है
नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, नो फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम बाहर से। जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स है, ये लगेगा। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ये फोर्स कोई फोर्स काम नहीं करेगा बाहर से, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स। इसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन कर ली, ये चीज़ आपकी इस तरह से आ गई। अब अगर हम चेक करना चाहें किसी भी प्लेनेट के बारे में कि इस प्लेनेट पर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होती है, ठीक है, तो उस पर कितना एक्सेलरेशन चेंज होता है, कितना एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं मून के केस में, ठीक है। मून के केस में बात करें तो मून का जो मास है वो कितना होता है, एम, एम से डिनोट कर रहे हैं। मून का मास है 7.4 इंटू 10 to the power 22 kg, और मून की रेडियस आर एम इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 to the power 6 मीटर। सिंपल, दोनों चीज़ें मिल गई हमको। अब हमें इसे फॉर्मूले में पुट कर देनी है और कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल जी मीन्स यहाँ पर वही 6.67 इंटू 10 to the power -11, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 to the power 22 अपॉन आर एम मीन्स रेडियस का स्क्वायर 1.75 इंटू 10 to the power 6 स्क्वायर। ये सब आप सॉल्व कर लो क्लियरली, तो कैपिटल सॉरी स्मॉल जी ये सब कैलकुलेट हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह देखो कम आ गया ना, ये अर्थ के कंपेयर में तो काफ़ी कम है। अगर हम कंपेयर करें तो जी मून अपॉन जी अर्थ ई 1.63 अपॉन 9.8, डिवाइड लगाएंगे तो 1.6 ये आ जाएगा। और हम कहेंगे कि जो मून का ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो 6 पार्ट है आपके अर्थ की ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये भी होता है यहाँ पर कि अगर आपका वेट, ठीक है, आपका जो वेट है वो अर्थ पर कितना है, 60 किलो है, अगर अर्थ पर है, ठीक है, वेट ऑन अर्थ 60 kg है, तो अगर आप मून पर जाएंगे तो यही वेट आपका 60/6 10 kg हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो ऐसे बाउंस कर करके इस तरह से चलते हैं मून पर, ठीक है। तो हल्का होने की वजह से बाउंस इजीली कर लेते हैं वो, और उसका जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो इतना हैवी भी नहीं है, क्योंकि अर्थ के कंपेयर में चांद बहुत छोटा है, इसलिए ये चीज़ रहती है। आप कोई भी वेट ले लो किसी का भी, डिवाइड बाय 6 कर दो, वही वेट होगा आपका मून पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8, तो अर्थ का मास अगर हम इससे निकालना चाहें या डेंसिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब देखते हैं ना इसको आगे। देखिए अब अगर हम मास की बात करें अर्थ के, वैसे तो हमको पता है कि मास कितना होता है अर्थ का, स्टडी के अकॉर्डिंग हम चेक कर चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रूव करना चाहें इस चीज़ को तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक बॉडी है जिस पर इतना ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये अर्थ का मास हो गया और ये बॉडी का मास है और ये आपकी अर्थ का रेडियस, ठीक है। अब वही फोर्स वाला फॉर्मूला हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, दोनों फोर्स हम इक्वल कर लेंगे तो स्मॉल एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा, यही सेम चीज़ चल रही है जो पहले हम करते आ रहे हैं, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ यहाँ वही स्मॉल जी क्या फॉर्मूला क्या निकलेगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा रीजनरेट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये हो जाएगा। सबकी वैल्यू हमको पता है, वैल्यू सबकी पुट कर देंगे हम। स्मॉल जी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 9.8, आर ई की वैल्यू अभी हमने बताई थी 6.4 इंटू 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 to the power -11। सब हम सॉल्व करेंगे
तो जो आपका मास ऑफ अर्थ है वो आएगा अप्रॉक्स 5.99 इंटू 10⁻24 kg। इसे आप अप्रोक्सीमेट 6 के लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से आंसर। ठीक है, ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना है, देखिए फॉर्मूला हमको पता है, ये होता है सिंपली। ठीक है, अब जो आपका मास ऑफ अर्थ है, जो मास है वो किस तरह से रिलेशन में रहता है डेंसिटी के, मास इज इक्वल टू होता है हमेशा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा किस अर्थ का, जो अर्थ है वो आपके एक स्फेयर के फॉर्म में है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इनटू, ये आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं रो, रो कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी से हम डिनोट कर रहे हैं, मास हमको पता नहीं है कितना है फिलहाल, ये वैल्यू हमको पता है, ये आर रेडियस है अर्थ की। ठीक है, इसके बेस पर हमें चेक करना है कि डेंसिटी कितनी होगी। अब देखिए मास जो है आपका, हमने अभी फाइंड आउट किया, मास का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, G/E² अपॉन G। तो हम वही फॉर्मूला नोट करेंगे, G/E² अपॉन G विच इज इक्वल टू दिस 4/3 पाई r, स्मॉल में है, हम वही कैपिटल में लेंगे जो है रियल में, इंटू रो। अब ये सारी वैल्यूज इधर आएंगी, सब इंटरचेंज करनी है वैल्यू, उसके बाद इसके रो की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये r² है, एक बार लिख लो इसको, G/E², 3 आपका नीचे है यानी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आ गया। ये आपका 4 और r² और पाई ये आपके ऊपर है यानी मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, 4 पाई r² इंटू कैपिटल G विच इज इक्वल टू द रो। जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल कर देते हैं, r² से r² कैंसिल, यानी कि जो आपका डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया वो ये हुआ 3g/4 पाई G, ये आपका फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। इसमें आप वैल्यू पुट करके डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि फाइनल फॉर्म आपको पता है, सबकी वैल्यू, जी की वैल्यू पता है आपको, पाई 3.14 रख देना है, और कैपिटल जी की वैल्यू भी पता है आपको, ये सब वैल्यू पुट करके आप ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे सही कर लेना, ये 3 था यहाँ पर, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे आपको एक और आर ही बचेगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और कैपिटल आर की वैल्यू भी आपको पता ही है, ठीक है, हमने यहाँ पुट करी थी 6.4 इंटू 10⁻6, स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगल है। तो जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपका जो रो की वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5478.4, 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अब हम चेक करेंगे कि जो आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, इसमें किस तरीके से वेरिएशन होता है। ठीक है, क्या आपका स्मॉल जी अर्थ में, अर्थ से आप दूर जाते हैं या अर्थ से करीब आते हैं तो चेंज होता है, क्या होता है, उस पर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, अगर हम हाइट इंक्रीज कर दें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो स्मॉल जी में क्या वेरिएशन होने वाला है। ठीक है ना, स्मॉल जी में वेरिएशन क्या होगा। तो लेट अस एज्यूम, हमने एक एजम्पशन कर लिया कि ये आपका अर्थ है, हैविंग द रेडियस कैपिटल आर, मास इसका कैपिटल एम है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो पी पॉइंट पर है, और अगर हम चेक करें तो ये आपकी वही सिमिलर आर है, एक और डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली, ये है आपकी एच डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक एच, और ये आपकी आर, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है
तो ये डिस्टेंस हमने बढ़ाई। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है तब इसका कितना, तब इस जब ये गिरेगी ना तब कितना आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में चेंज होगा, ठीक है, वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन कहती है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सरफेस पर, जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं क्यू पर, तो केस वन के अकॉर्डिंग, केस वन चल रहा है पॉइंट क्यू पर, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा तो सिंपल वही बनेगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सेम सेम बिल्कुल। अब अगर हम बात करें केस टू की, जो कि है आपका पॉइंट पी पर, ठीक है, तो जो अब आप, अब जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, पहले आर थी डिस्टेंस, अब आर प्लस एच हो जाएगी। और ये जो आपका जी है, स्मॉल जी से हम एच से डिनोट करें, जी एच से। ग्रेविटेशन कांस्टेंट सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रख लीजिए या यहाँ कहीं भी रख लो तो वो सेम रहेगा। डिस्टेंस चेंज हो रही है तो हम लिखेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या किया हमने, सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या आएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, जो सेम थे वो कैंसिल हो जाएंगे, जी एम और जी एम, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लें तो ये तो यहाँ से तो हट जाएगा, वन आ जाएगा, लेकिन एच पे डिवाइड लग जाएगा, ये कैसे होगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ही बाहर आएगा, ये वन हो जाएगा, एच अपॉन आर स्क्वायर, ये आर से ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपका बचा वन अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होगा, ये किस कंडीशन में है कि अगर आप एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल स्मॉल जी का क्या वेरिएशन है, जब आप हाइट इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब की कंडीशन है ये, ध्यान रखिएगा, जब आप सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तब की कंडीशन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि एक थ्योरम होती है जो अब आप पढ़ेंगे आगे चल के 11th-12th में आएगी वो थ्योरम, तो उस थ्योरम में के अकॉर्डिंग वन प्लस एच अपॉन आर है, वन प्लस एच अपॉन आर, इसे हम ऊपर ले आते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, ये आपको पता होगा, जब हम उसको चेंज करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज होगा वन माइनस टू एच अपॉन आर, और भी टर्म इसके बढ़ेंगे आगे, लेकिन हम उन्हें एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि वो स्क्वायर में आते चले जाएंगे टर्म, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनकी ये वैल्यू, तो टर्म जो हायर पावर लेते हैं उन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या है, हायर पावर टर्म्स ऑफ एच अपॉन आर नेग्लेक्टेड, ये टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और फाइनल जो फॉर्मूला हमको मिलेगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसके बेस पर वैल्यू, आपको पता है एच हाइट पता हो, आर पता हो, और ये तो आपको पता ही होगा स्मॉल जी, तो आप वैल्यू पुट करके ये फाइंड आउट कर सकते हो कि एच हाइट जो भी दी हुई है उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां से गिरती है तो कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने एक हाइट से गिराई, यानी कि और वो हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हाइट हमने एज्यूम की थी वो हम कह रहे हैं वही रेडियस के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला था। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, वन प्लस एच की जगह पे अब क्या आएगा, आर अपॉन आर, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो गया कैंसिल आउट, वन प्लस वन हो गया टू का स्क्वायर, मीन्स जी बाई फोर, यानी कि वो हाइट जो इक्वल है एक अर्थ के रेडियस के, अगर उस हाइट पर हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ डिवाइड बाय फोर करना पड़ेगा बस हमको, ठीक है।
डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, मीन्स ये है कि चौथाई हिस्सा होगा फिर ये जी एच जो होगा वो इस कैप स्मॉल जी का फोर्थ पार्ट होगा, डिवाइड बाय 4 करके। ठीक है, तो अब ये कितना था 9.8, डिवाइड बाय 4 करेंगे आप तो 2.8 के समथिंग चला जाएगा। ठीक है, 2.4 के समथिंग। समझ में आ गया होगा आई थिंक। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इतना टफ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, अगर हम ये चेक करना चाहें कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज करने के लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो अभी फॉर्मूला बनाया था जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r, ये बताया था फॉर्मूला। जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर जी को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा G - 2hg/r। अब ये माइनस का है ओवरऑल टर्म, ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जी एच प्लस का है, वहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2G/r इज इक्वल टू G - GH। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये जी है आपका, वो डिवाइड में ले आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी G - GH/G इज इक्वल टू 2h/r। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन द स्मॉल जी, जो ओरिजिनल जी है उसमें परसेंटेज चेंज। तो अगर आप परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर दो, परसेंटेज निकल आएगा और इनटू 100 यहाँ कर देंगे, तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज। ठीक है, हेडिंग के तौर पर लिख लीजिए, ये से हम कहेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद हाइट h। h हाइट अगर कुछ भी है उसमें, जो भी हाइट, उसकी वजह से स्मॉल जी के कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल स्मॉल जी माइनस जी एच अपॉन स्मॉल जी इज इक्वल टू 2h/r इंटू 100। ठीक है, ये चीज़ थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर क्या होना है नेक्स्ट टॉपिक क्या होना है इसका, कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। यानी कि अगर पहले तो हम क्या कर रहे थे, हाइट एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे थे, अब हम क्या करें कि जो पॉइंट है वो अर्थ सरफेस में अंदर की तरफ है। ठीक है, यानी रेडियस से कम रेडियस हो गई, तब क्या चेंज होगा, तब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या होना है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से डी हाइट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ प्लेस है, उसको हमने एक एजम्पशन कर लिया, एक एज्यूम कर लिया कि इस तरीके का एक आपका स्फेयर है, हमने बना लिया ये। तो देखो सेंटर हमने ये एज्यूम किया है, इसकी जो रेडियस है वो आर हो गई, और डी डिस्टेंस अंदर नीचे जाके तब यहाँ पॉइंट स्टेबल है, तो सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो क्या मानी जाएगी, आर माइनस डी। ठीक है, और जो पॉइंट की पोजीशंस हैं, पहले तो आपकी क्यू पॉइंट की पोजीशन को हम लेंगे, देन उसके बाद पी पॉइंट की पोजीशन को लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करें पहले की तरह सेम टू सेम, केस वन क्या कहता है इसका, केस वन कहता है सिंपली कि हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं। पहला, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ रो। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, तो जो हमने पहले किया था, स्मॉल जी इज इक्वल टू G m/r², ये होता है। कैपिटल जी हमको पता नहीं है, एम की वैल्यू हम ये पूरी पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई r³ रो अपॉन r²। ठीक है, r² से ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा आपका जी और 4/3 पाई r रो। अरेंज कर दीजिए इसको,
4/3 पाई जी आर रो, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपका बन जाएगा स्मॉल जी का। इसको आप प्रॉपर नोट कर लो, स्मॉल जी का फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर रो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ये किस कंडीशन में चल रहे हैं अभी हम, कंडीशन तो खैर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया है पहले पुराने फॉर्मूले से, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है। ठीक है ना। तो ये अभी आया फर्स्ट केस तक ये मैटर है, जब ऑब्जेक्ट आपकी पॉइंट क्यू पर है, ध्यान रखना पॉइंट क्यू पर है, तब ये मास वगैरह कैलकुलेशन करके स्मॉल जी की वैल्यू ये आएगी। अब अगर हम ऐसे ही बात करें कि वैल्यू दूसरे केस में, केस टू में जो वो है पॉइंट पी है, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है जी m/r² ये होता है। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे कि जो मास है, मास अब चेंज हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि अब क्या है बात हो रही है, अब इतने ही स्फेयर की बात हो रही है, पहले इस पूरे कंप्लीट की बात हो रही थी, अब इस कंप्लीट की बात हो रही है बस, यानी कम हो गया ना, ये सब कम हो गया सब मास। तो हम इसको m डैश से नोट करेंगे, और जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको जी डी से नोट करेंगे, क्योंकि अब हम चेक कर रहे हैं डी गहराई में अंदर जाके, और जो आपका आर स्क्वायर है वो चेंज हो जाएगा आपका आर माइनस डी से, क्योंकि अब रेडियस भी चेंज हो गई, इसकी रेडियस जो हमने बताई थी पहले वो चेंज हो गई। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आपको फिर इवेल्युएट करनी है इसकी तरह सेम टू सेम। एक फॉर्मूला हमको मिल गया, दूसरा फॉर्मूला क्या है, m डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r - d का क्यूब, और आपका ये रो, ये तो सेम ही रहना है, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये डेंसिटी है। ये उठा के आप प्लेस कर दो यहाँ पे, तो जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई r - d का क्यूब इंटू रो अपॉन r - d का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला इसकी तरह बन जाएगा, वैल्यू कुछ चेंज है बस। जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल जी r - d और रो, ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ बन गया। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, डिवीजन करना है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिवीजन करना है क्या कि 2 में 1 का डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, इसकी वजह से हमें कैपिटल जी की, सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू, जो सारी वैल्यू हमने निकाली ना वही पुट करनी है बस, 4/3 पाई जी r - d, और ये रो अपॉन 4/3 पाई जी r रो। ठीक है, अब जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगी जो वैल्यू वो होगी आपकी जी डी अपॉन जी, यहाँ डी नोट कर लेना, इज इक्वल टू r - d/r। अब अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट इस तरीके से कर सकते हो कि r/r -d/r, इसको आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा, d/r हो गया। इसको अगर आप चेंज करोगे तो देखिए r से r कैंसिल, यानी कि 1 - d/r। ठीक है, और ये जी आपका इधर जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 - d/r। ये जी को आप यहाँ भेज दो तो फॉर्मूला बन जाएगा जी डी इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 - d/r। ये आपका फॉर्मूला होगा फाइनल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी इतना इसमें डाउट वाली चीज़ नहीं है, कुछ जो समझ में ना आए। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम आगे एक दो टॉपिक और लेंगे और आपका ये लेक्चर फिनिश करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके जो टॉपिक है ये आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ ये काफ़ी बार आता है, और जब आप 11th-12th में जाएंगे तब ये बोर्ड के बेस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब स्मॉल जी से आप समझ रहे हैं ये क्या चीज़ है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल जी से आप समझ रहे होंगे, इट इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये ग्रेविटी का यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन आप स्मॉल जी को आप देखेंगे इसकी वैल्यू चेंज होती है। हमने चेक की थी, मून पर और अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट हुई थी। तो चलिए चेक कर लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो देखिए पहला तो है हमारा स्मॉल जी का ब्लॉक हम यहाँ बनाएंगे और कैपिटल जी के लिए कॉलम हम यहाँ बनाएंगे। सेपरेट लाइन कर लेते हैं ताकि इजी हो समझने में। देखिए पहला जो इसका डिफरेंस है वो कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी falling freely under the action of gravitational pull of earth। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है बस। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है उसकी वजह से कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, किसी हाइट से गिर रही है, तो उस वक्त जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन, उसे हम कहते हैं स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। अब आते हैं इसके पॉइंट पर कि आपके कैपिटल जी की डेफिनेशन क्या रहेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी ऑफ यूनिट। देखिए इसकी डेफिनेशन रहेगी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट masses separated by unit distance is known as कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, एक बार आप क्लियरली नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ऑफ यूनिट मास, जिनके मासेस कैसे हैं, एक सिंगल है, 1 kg या 1 ग्राम जो भी हो सकता है, यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, वो एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस से दूरी रखते हैं, यानी 1 मीटर की या 1 किलोमीटर की, वो डिपेंड करता है सी जी एस और आपका एस आई, जो भी इसकी यूनिट है सेम रहनी चाहिए, इज नोन एज कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक ऐसा फोर्स है ग्रेविटी का, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स है जो ऐसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, दो बॉडी है, उनके वेट यूनिट है और उनकी डिस्टेंस भी यूनिट है। ठीक है, ये हो गया सिंपल दोनों की डेफिनेशन के बेस पर डिफरेंस। अब हम सेकंड की बात करें इसमें डिफरेंस की, वो है आपका वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी इज वेरिएबल ऑन अर्थ। जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो क्या होगी, वो अर्थ पर वेरिएबल होगी, मतलब चेंज होती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। किसकी वैल्यू, स्मॉल जी की। अब यही इसका अपोजिट है यहाँ पर। अपोजिट क्या कहता है, वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। कैपिटल जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप अर्थ पर कहीं भी चले जाइए, कैपिटल जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिक्रीज। क्या हो रही है, डिक्रीज क्या होगी, एज
वी गो हायर, हम जितनी हाइट पर जाएंगे उतनी ही आपकी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल है। और जैसे कि हमने अभी पहले भी हमने देखा था, ये चीज़ हमने अभी स्टडी करी है, पहले हमने चेक किया है जितना अभी ये फॉर्मूला आपके सामने किया ना, ये तो डेप्थ का था, एक फॉर्मूला हमने किया था हाइट वाला, उसके बेस पर है ये। कि आपकी जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है जब आप हाइट पर जाते हैं, बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाते हैं। ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट यहीं पर। तो आप चाहे हाइट पर जाइए चाहे डेप्थ में जाइए, कैपिटल जी क्या होगा, कांस्टेंट। हर कंडीशन में कैपिटल जी कांस्टेंट। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट इसका आ जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि आपकी जो वैल्यू है जी की, वो सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होगी, जीरो होगी। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज जीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सेंटर पर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। सिंपल है। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज ज़ीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में स्मॉल जी की वैल्यू ज़ीरो होनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल जी। कैपिटल जी का क्या मैटर है, हमने पहले ही बताया था कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि जी क्या है, अर्थ के सेंटर पर कांस्टेंट रहेगा, जो है वही रहेगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगी, ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 5 क्या कहता है इसमें, द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन सरफेस ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडी लाइक सन मून प्लैनेट्स। कहने का मतलब ये है, वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट सरफेस लाइक अर्थ, मून, सन। आप अगर यहाँ जाते हैं अर्थ पर या मून पर या सन पर कहीं भी जाइए तो ये वैल्यू वेरी करेगी आपकी स्मॉल जी की, डिफरेंट होती जाएगी। अर्थ पर आप जाएंगे तो कुछ है 9.8 हमने फाइंड आउट किया था, मून पर जाएंगे तो फिर हमने फाइंड आउट किया था 1.63 थी। तो ये डिफर डिफर होती रहेगी। अब आ जाइए फिर वही कैपिटल जी पर, तो ये तो सेम ही रहना है, कहीं चेंज होना ही नहीं है। तो बस वो जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इसी बात पर आ रहे हैं कि ये यहाँ चेंज हो जाता है, ये यहाँ चेंज नहीं होता, इसी बात पर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट इसके डिफरेंस की, तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक कंबाइंड वैल्यू है अर्थ सरफेस पर। ऐसे ही अगर हम बात करें कैपिटल जी की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है। इनके बेस पर हम डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे लेक्चर अच्छे से। चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं फिज़िक्स में, मैं समझ रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप समझेंगे स्टार्टिंग से तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम कुछ आगे और स्टडी करेंगे और अगले लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से सारे स्टडी कर लीजिए। पार्ट 1 को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, पार्ट 2 ये जो है इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ताकि आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।